बात हम लोग करेंगे आज कुछ ऐसी कि तकदीर बदल जाएगी कंप्लीटली। जानते हो, जीवन में अगर एक सक्सेसफुल लाइफ बितानी है, एक ऐसी लाइफ बितानी है जिसमें आप दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो बल्कि दूसरे आपकी तरफ देखें, उसके लिए क्या चाहिए? केवल एक चीज। क्या चाहिए भाई? पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा कमाने के लिए लोग बिजनेस करते हैं और टेंशन में रहते हैं, 24 घंटे सोचते रहते हैं। प्राइवेट जॉब सर पे तलवार लटकी रहती है, कभी भी बॉस नाराज हो गया तो कहेगा यू आर फायर्ड। लेकिन अगर वो जॉब गवर्नमेंट हो, सरकारी नौकरी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार अगर सेट हो गए, एक बार सेलेक्ट हो गए तो अपना ही नहीं, उन सभी लोगों की भी लाइफ सेफ एंड सिक्योर हो जाती है फाइनेंशियली, जो आपके साथ रिलेटेड होती है। तो कमर कस के कर लो तैयारी, मिलेगी नौकरी सरकारी। गवर्नमेंट जॉब पूरे हिंदुस्तान में दो तरीके से होते हैं, एक स्टेट लेवल पे होता है और एक सेंट्रल लेवल पे होता है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेट्स और सेंटर के डिफरेंट जो आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, उनके सिलेबस अलग अलग होते हैं। जल्दी सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात की गई। सीईटी के आ जाने से अब क्या होगा कि अब एसएससी, बैंकिंग और रेलवे तीनों के जो सिलेबस हैं वो प्रीलिम्स, वो स्क्रीनिंग एक साथ हो जाएगी और आपको अब मेंस की तरफ देखना पड़ेगा। और अब यहां पर एक नया ही फेज निकल के आया, नया तरीका निकल के आया एजुकेशन का, कि अब वो स्टूडेंट ज्यादा सक्सेस हैं जो ओवरऑल नहीं, जो स्पेशलाइज्ड है। क्योंकि ओवरऑल अब खत्म हो गया। अगर आप स्पेशलाइज्ड नहीं है तो फिर आप अपने पर्टिकुलर सेक्शन में या एक एक इंडिविजुअल सेक्शन में हाईएस्ट मार्क अचीव नहीं करेंगे, और जब तक आपके मार्क्स हाईएस्ट नहीं होंगे तब तक आप ओवरऑल मेंस के लिए अपने आप को सिक्योर मत मानो। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम या जो पेपर फेस करना होता है, उसमें जो उसे पढ़ने को ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसे पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, जीएस के और इंग्लिश के। जहां तक इंग्लिश की बात करते हैं, हमने ये देखा है कि इसको भी सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ाया जाता है और ये कंप्लीटली रॉन्ग। ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज होने से क्या फायदा होता है कि सब्जेक्ट जो होता है बच्चे, वो फैक्ट बेस्ड होता है। कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में रूल लगाते हैं, भूल जाते हैं और फिर अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि या मालिक ये क्या हो रहा है, हम तो रूल लगा रहे थे लेकिन भूल गए। रूल की बात नहीं करनी है। लैंग्वेज जो होता है बच्चे, ये सेंस बेस्ड होता है। आप हिंदी बोलते हैं, आपने देखा होगा कि एक ही स्टेटमेंट अगर एक्सप्रेशन और टोन चेंज कर दिया जाए तो मीनिंग बदल जाती है। क्या आदमी है, क्या आदमी है, क्या आदमी है और क्या आदमी है, दोनों में तो कितना बड़ा अंतर आ गया। सोच की बात है, सोच। ये जो चेंज ऑफ एक्सप्रेशन है, जो चेंज ऑफ थॉट है, ये फॉर्मूलों में नहीं बांधा जा सकता। तो इंग्लिश में 3 काम नहीं करने हैं। पढ़ना, एक्सेप्शन याद नहीं करना, वर्ड मीनिंग याद नहीं करना। लेकिन 90% लोग इंग्लिश में ग्रामर के नाम पर रूल पढ़ाते हैं, रूल भूल जाते हैं, रूल काम नहीं करता तो उसका एक्सेप्शन ला देते हैं।
और वकैब के नाम पर तो एक ही दहशत फैलाई गई है, यू हैव टू लर्न लर्न एंड लर्न। याद करो याद करो याद करो, जो याद है करो, भूल जाओगे 4 दिन बाद, जो 2-4 याद रह जाएगा पेपर में नहीं आएगा, फिर क्या करोगे? फिर भी याद करते हो, क्यों याद करते हो? ऊपर वाले के नाम पे याद करते हो कि हो सकता है कहीं एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। तो इससे तो नहीं काम चलना है, क्योंकि अब जो बदला हुआ पैटर्न है, सीईटी जो आ गया, वो सीईटी कहता है यू हैव टू अटेम्प्ट द हाईएस्ट ऑफ द मार्क्स, यानी कि अगर 200 ओवरऑल्स हैं तो बच्चे आपको 170 180 के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आप किसी भी एक सेक्शन को वीक नहीं कर सकते, कमजोर नहीं कर सकते कि चलो यार मैंने मैथ्स में जो है 50 में 40 कर लेंगे, रीजनिंग में 45 कर लेंगे, जीएस में चलो 30 कर लेंगे, चलो इंग्लिश में अगर 20-25 भी रह गया तो मेरा काम चल जाएगा। अब वो जमाना खत्म हो गया, अब आपको इंग्लिश में 45-40 करना ही पड़ेगा। और वो नहीं अगर कर पा रहे हो तो फॉरगेट अबाउट कंपटीशन, भूल जाओ। तो क्या करें? तो हम जो तरीका बताने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, उस पर बात करोगे, सोचोगे, समझोगे, पूरी वीडियो जरूर देखना। हमने कहा सब्जेक्ट नहीं है लैंग्वेज, तो सबसे पहले बात यह होगी कि लैंग्वेज है तो इसके अंदर कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, केवल लॉजिक और कॉन्सेप्ट काम करता है। हम लोग जितनी बातें करेंगे लॉजिक और कॉन्सेप्ट की ही बातें करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हम इंग्लिश को ओवरऑल 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। नंबर फर्स्ट होता है बच्चे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, सेकंड होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश इसमें क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। आप किसी भी पेपर का टीयर 1 और टीयर 2 ले लीजिए, कुछ पेपर छोड़ दीजिए, तो टीयर 1 टीयर 2 ले लीजिए, सब में ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे कि एसएससी में आ जाइए टीयर 1 टीयर 2, बैंकिंग में आ जाइए, अब जो आपका सीईटी प्रीलिम्स हो गया वो आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, सीलैट हो जाइए, कैट हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, टीईटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेवल अप डाउन होता रहता है लेकिन पेपर का क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या हो गया? यूपीएससी में आ जाइए आप, यूपीएससी में पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव मोड का आता है। इसके अलावा आप असिस्टेंट कमांडेंट में आ जाइए, सीएपीएफ में आ जाइए, इन सभी जगहों पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। एसएससी में टीयर 3 आ जाइए ग्रेजुएट लेवल पे, या बैंक में पीयू में आप जो है लेवल 3 पे आ जाएंगे, टीयर 3 पे आ जाएंगे, वहां पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो हम लोग जो बात करेंगे वो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों की बात करेंगे, क्योंकि देखो एक के साथ अगर आप अच्छे हो, दूसरे के साथ अच्छे नहीं हो तो गड़बड़। पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो आपका सिलेबस है, जो करिकुलम है, पहले हम उसकी बात करते हैं, उसकी स्ट्रेटजी फॉलो अप करते हैं, जिससे कि आपको ये खुद में कॉन्फिडेंस हो कि नहीं मैं अब कर ले जाऊंगा इंग्लिश, अब मुझसे इंग्लिश हो जाएगी। पहले क्या होता है ना, देखो हम दूसरों को जीतना चाहते हैं, हम हमेशा दूसरों को जीतना चाहते हैं, ये बड़ा गड़बड़ है। जीवन में दूसरों को जीतने से पहले खुद को जीतने की कोशिश करो। अगर तुम अपने स्वामी बन गए तो दुनिया में तुमको कोई नहीं हरा पाएगा। सिकंदर पूरी धरती घूम लिया, एक छोर से दूसरे छोर चला आया, सबको जीतता चला आया, लेकिन उसके दिमाग में शक का थोड़ा सा बीज पड़ा, एक हार हुई और उसके बाद सिकंदर खत्म। तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच में केवल एक छोटी सी दरार, डाउट की जो दरार है वो तुम्हारी सफलता रोक देती है। और डाउट आता क्यों है बच्चे? डाउट तब आता है जब आपके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, ज्ञान की कमी होती है, क्योंकि ज्ञान की कमी होने पर ही आप दिए हुए 4 ऑप्शंस में से अक्कड़ अक्कड़ खेलते हो, ए होगा कि बी होगा, फिर आप देवताओं का नाम लेते हो, हे प्रभु अगर तेरे में ताकत है तो मेरा ये क्वेश्चन सही करा दे, अक्कड़ अक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100, बी फॉर बजरंगबली। ये वाली कहावत नहीं करना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में आपका सिलेबस क्या होता है, देन फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के ऊपर बात करते हैं। पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है
ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में। हम इस पेपर को सिलेबस को एनालाइज करते हुए 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपका लॉजिकल ग्रामर, जो सेकंड पार्ट होता है वो कॉम्पोजिशन, और जो थर्ड पार्ट होता है वोकैबुलरी। अब देखो कितना मजेदार हो जाता है इसमें। ग्रामर कहते हैं रूल से पढ़ लो, कॉम्पोजिशन के सेकंड में कहते हैं खूब प्रैक्टिस करो, और वोकैब को कहते हैं खूब याद करो। तो अगर रूल से ही पढ़ना है, खूब प्रैक्टिस खुद से ही करनी है और याद भी खुद से ही करना है, तो सर जी आपकी शरण में हम क्यों हैं? हमें आपसे क्या मतलब है? आपसे तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर हमको आप क्यों कहते हो कि मेरे यहाँ आओ, यहां से बाहर निकलोगे बस जो अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हारे हाथ में होगा, और हो सकता है कुछ लोग तो कहते हो कि बस हमारी कोचिंग से बाहर निकलो और वो सैलरी पहले तुम्हारे हाथ में हम दे देंगे। ये भ्रमजाल से बचो, खुद अपनी अकल लगाओ। अगर रूल से पढ़ना इतना आसान होता या रूल इतने ही इफेक्टिव होते तो बच्चे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरी की पूरी किताब घोल के पी गए हैं। वो 300-400 फॉर्मूला याद नहीं कर सकते थे क्या इंग्लिश में? बहुत कोशिश करते हैं वो, लेकिन वो फॉर्मूला अप्लाई कम होता है। पढ़ते समय सब ठीक लगता है, बाद में अप्लाई नहीं होता। तो अप्लाइड ग्रामर कैसे पढ़ी जाए जो इंप्लीमेंट हो सके आपके पेपर में, जिसको हम अप्लाई कर सकें? जी, कोरिलेशन होता है। कोरिलेटिव सेक्शन को हम लॉजिकल ग्रामर के साथ पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन और वोकैबुलरी। हम तीनों को डिटेल एनालिसिस करेंगे एक एक करके, जिससे कि आप समझ सको कि आपको वाकई में जरूरत क्या है। आपको बीमारी कुछ और है, दवा कुछ और दी जा रही है, आपका इलाज सही से नहीं हो सकता। बीमारी के अकॉर्डिंग दवा लोगे तब जाके इलाज सही होगा। पहले बात करो लॉजिकल ग्रामर की। जो आपका लॉजिकल ग्रामर होता है बेटा, हमने ग्रामर का मतलब बताया आपको कि ग्रामर में ग्राम शब्द का मतलब होता है टू राइट, ये ग्रीक वर्ड है, और AR का मतलब होता है रिलेटेड। तो दैट इज रिलेटेड विद करेक्ट राइटिंग। किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध तरीके से लिखने में जो भी हेल्प करता है वो ग्रामर होता है। ये बचपन से आपको याद कराया गया है। तो अगर आप बात करते हो लॉजिकल ग्रामर की, तो लॉजिकल ग्रामर में जो हम टॉपिक लेके चलते हैं वो आपका क्या है? वो आपका है सबसे पहले नाउन, जिसके अंदर आपके जो इंटरनल सेगमेंट है कि बेसिक एंड करेक्ट टर्म्स ऑफ नाउन, फॉर्मेशन ऑफ नाउन, नंबर, जेंडर एंड केस, यानी कि 5 पॉइंट्स नाउन के अंदर। दूसरा है आपका आर्टिकल। तो आर्टिकल में आप देख लीजिए करेक्ट यूजेस एंड ओमिशन ऑफ अ एंड द, यानी 3 पॉइंट इसके अंदर है कि यूजेस ऑफ अ एंड यूजेस ऑफ द एंड ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल। प्रोनाउन, वी हैव 8 पॉइंट्स, 8 तरीके का प्रोनाउन है कि आपको पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 8 आपके प्रोनाउन हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, 4। और फिर उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ क्वालिटी टू क्वांटिटी, यानी कि ये 5 पॉइंट इसके अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डमी फॉर्मेशन, जो आपने सुना नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन आते हैं। डमी फॉर्मेशन, टाइम एंड टेंस, एक्टिव पैसिव, मॉडल वर्ब, क्लॉज, नॉन फाइनाइट, ठीक है। ये 7 मेजर पॉइंट्स हैं आपके वर्ब के साथ। उसके बाद एडवर्ब, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन, रिमूवल ऑफ एडवर्ब ट्रू, इसके अलावा इन्वर्जन एक्सप्रेशंस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो 6 पॉइंट आपके जो हैं वो एडवर्ब में।
ये इतने सब पॉइंट्स हैं, और ये एक सब पॉइंट छोड़ो, एक एक चैप्टर ये पूरा सारा सब पॉइंट। प्रीपोजिशन ये काफी टेक्निकल होता है, चैलेंजिंग होता है पढ़ने वाले के लिए भी और पढ़ाने वाले के लिए। लेकिन अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो हम अबाउट 80 प्रीपोजिशन पढ़ाते हैं, यूनिटरी और कंपाउंड मिलाकर। ये वो तो कहानी दूसरी हो गई। प्रीपोजिशन को उसके ग्रामेटिकल मोड, अदर देन ग्रामेटिकल मोड के साथ कनेक्ट करके वर्ब के साथ उसका कोरिलेशन क्या है, क्योंकि एक प्रीपोजिशन की वैल्यू क्या होगी, प्रीपोजिशन होगा नहीं होगा, सिंगल होगा, डबल होगा, ये सारी की सारी कहानी जो होती है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। तो प्रीपोजिशन का मास्टर जो होता है वो आपका वर्ब होता है। वर्ब डिसाइड करता है कि कौन सा प्रीपोजिशन होगा, किस मोड का प्रीपोजिशन होगा, स्टैटिक प्रीपोजिशन होगा, डायनामिक प्रीपोजिशन होगा, पॉजिटिव प्रीपोजिशन होगा कि नेगेटिव प्रीपोजिशन होगा। आप प्रीपोजिशन का मतलब ये समझना कि इनका मतलब में होता है, इनटू का मतलब में होता है, इनसाइड का मतलब में होता है, तो अंदर आने के लिए इन होता है, तो गति करके आने के लिए इनटू होता है, तो ऊपर से आने के लिए ऑन होता है, तो समय के लिए एट होता है। ये बेवकूफी वाली पढ़ाई मत करना, ये प्रीपोजिशन नहीं है। आप में प्रीपोजिशन है कि अगर इन है तो स्टैटिक एडजेक्टिव केस टर्म है, अगर इनटू है तो डायनामिक वर्ब केस प्रीपोजिशन है। इस तरीके से प्रीपोजिशन पढ़ोगे तो फ्रेजर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको प्रीपोजिशन फ्रेज जब देता है तो बहुत से लोग, हर लोग कहते हैं कि याद करो, गिव अप मतलब छोड़ देना, ब्रिंग इनटू शामिल करना, ब्रॉट अप खड़ा होना। अरे भैया कुछ कहते हैं ये वर्ब, ये प्रीपोजिशन फिक्स, ऐसा ऐसा उठा के पूछ लेगा, सब फिक्स खत्म हो जाएगा। टेक्निकली इसके अंदर हम 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव, इलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, ये 4 पढ़ाते हैं कंजंक्शन। लोग 3 ही जानते होंगे, या शायद कुछ लोग 2 बताते होंगे, या कुछ लोग ओवरऑल मिला देते होंगे। ये गलत है। कंजंक्शन 4 है, कंजक्टिव इंडिकेटर 8 है, हम सबको मिलाकर पढ़ाते हैं। नरेशन, ऑल 5 मोड्स ऑफ नरेशन और सबके इंटरनल केसेस, ये 5 पॉइंट्स हैं आपके नरेशन के। क्वेश्चन टैग, इसमें 3 सब पॉइंट्स हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, छह सब पॉइंट, सॉरी 3 सब पॉइंट है इसके अंदर। सुपरफ्लुअस एंड स्लैंग, इसमें 3 सब पॉइंट्स हैं, और पार्सिंग मेथड, इसके अंदर 2 सब पॉइंट। तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 तो आपके मेजर चैप्टर, यानी 13 आपके मेजर चैप्टर हैं। और इनके अंदर सब पॉइंट्स काउंट कर लीजिए, 5 3 8 8 16 16 4 5 21 21 7 28 28 6 34 6 40 44 49 52 52 plus 3 54 57 59 and 1 59 60, ये 60 आपके पॉइंट्स हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा हम कैसे पढ़ेंगे? नहीं बेटा, ये जब बचपन में गए होंगे तो ABCD तुमको 4 पढ़ने में दिक्कत हुई होगी, बाद में पूरा 26 पढ़ लिया, फिर सबको मिलाकर पढ़ना शुरू कर दिया। ये केवल एक फाउंडेशन कह दीजिए। असली जो कहानी है वो ये है कि इसको जब उठा के हम पार्सिंग पे करते हैं, यहां से लेकर आते हैं, तो सिस्टम ये बताते हैं कि देखो 3 पैटर्न हैं, SVO, VSO और OVS, ये 3 पैटर्न हैं। इसके लिए 7 सेंटेंसेस हैं। इन 7 सेंटेंसेस पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इनकी 11 प्लेस पोजीशन है। केवल किसी ने इसको ढंग से पढ़ लिया, केवल इसको इंटर कोरिलेट कर लिया ना,
इतने को अगर किसी ने इंटरकोरिलेट कर लिया तो आप बेड़ा पार कर सकते। लेकिन लोग इसको नहीं बताते हैं या बता नहीं पाते हैं, या ऊपर वाला जाने और क्या रीजन है इसके अलावा, लेकिन ये इतना भी डिटेल से नहीं बताते। हम इसको अराउंड 85 लेक्चर्स में हमने डिवाइड किया है जो आपको प्रोवाइड होता है, जिससे कि हमारी ये कोशिश रहती है कि भाई इसके बाद आपको न किसी टीचर से पढ़ना पड़े, न कोई और प्रोग्राम खरीदना पड़े, न कोई और बुक खरीदनी पड़े, जो दे दिया वो मोर देन एनफ है। और ये आपको पहले चैप्टर से अंदाजा होता है। देखो कैसा है, किसी को जज करने के लिए पूरा जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम एक तरीका जानते हैं कि अगर हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया फर्स्ट नाउन, तो हमारा ये मानना है कि नाउन अगर हमने पढ़ा दिया तो नाउन चाहे एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एयरफोर्स का हो, कैट का हो, मैट का हो, नेवी का हो, कहीं का, एसएससी का हो, बैंक का हो, कहीं का हो, अरिहंत से हो, लूसेंट से हो, किरण से हो, चाहे वो किसी भी दूसरी बुक से हो, नाउन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। मतलब जो हमने पढ़ाया है उसके क्वेश्चन कहीं से वो सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो या तो हमारे पढ़ाने में प्रॉब्लम है या आपके पढ़ने में प्रॉब्लम है, और दोनों ही स्टेज खतरनाक होती है। और अगर इंप्रूवमेंट नहीं है तो आप जान सकते हैं कि आपको पढ़ाया जा रहा है कि पढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग पढ़ाने के नाम पर पढ़ा देते हैं। तो ये पहला पॉइंट था आपका लॉजिकल ग्रामर। दूसरे की बात करते हैं, कॉम्पोजिशन। दूसरे हिस्से की बात करेंगे, कॉम्पोजिशन। ये जो दूसरा पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर स्पॉटिंग एरर, फिलर, स्पॉटिंग एरर, पहले एक एक करके बात करते हैं। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन जिसमें अब आपको एरर नहीं ढूंढना है, 5 पार्ट्स हैं सारे, तो सेलेक्ट द करेक्ट, ये स्पॉट द करेक्ट। अब ये बदल गया नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी भी मैक्सिमम पेपर में स्पॉटिंग एरर ही होता है कि 5 पॉइंट है, किसी एक में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसको पढ़ते समय स्टूडेंट अपने छठी इंद्री का सहारा लेता है। ये अच्छा लग रहा है, ये खराब लग रहा है, ये समझ में शायद ये नहीं अच्छा ऐसा होना चाहिए, शायद 2-2 वर्ड एक साथ एक जैसे नहीं आने चाहिए, ये शायद, किंतु, परंतु, ये सब तुम्हारे काम लायक नहीं है। आपने क्या होना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों होता है और कैसे होता है। अगर इस चीज को समझ लिया तो क्या होता है कि कोई वैल्यू नहीं है। व्हाट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई एंड हाउ। अगर व्हाई एंड हाउ क्लियर है तो व्हाट तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात करेंगे स्पॉटिंग एरर। इसमें सारे पैटर्न बताए जाते हैं। देन आपका फिलर, सिंगल फिलर, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर, मोनो फिलर, पेयर फिलर, हमने इन सब पे चर्चा की है और अच्छे खासे क्वेश्चन पे डिस्कस किया हुआ है। हमने कहा ना कि अब आपको इंग्लिश पढ़नी है, चाहे वो आप हिंदुस्तान की किसी परीक्षा की तैयारी करिए, एक बार पढ़नी है, दोबारा नहीं पढ़नी। इसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इन तीनों का जो कनेक्शन है, कनेक्शन ग्रामर के साथ है। अगर आपने ग्रामर पे काम किया, यहां से काम किया हुआ है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ साथ क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपने एक देखा होगा कि एक पैरा होता है और उसके एक नंबर यहां दिया है, उस नंबर पे 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन की मीनिंग ऑलमोस्ट एक जैसी है। चारों आपको एक ही ग्रामेटिकल टर्म के लगते हैं। करना आपको ये होता है कि आपने ये डिफरेंशिएशन काफी टेक्निक हो जाती है। ये डिफरेंशिएशन टेक्निकल है। मान लो लुक, सी, वॉच, स्टेयर, गेज, सबका मतलब ऑलमोस्ट देखना ही होता है, बट इनका जो इंटरनल डिफरेंस है ये कैसे क्लियर करके हम यहां पर रखेंगे। क्लोज टेस्ट, ये सेक्शन भी ग्रामर पे सॉल्व होता है, लेकिन वो लॉजिक के साथ कनेक्ट होता है। हम बहुत डिटेल से बात करेंगे सारे पर, मैं बताया था। आगे फिर है आपका पैराजम्बलिंग। इसको रीअरेंजमेंट कहा जाता है, कुछ लोग PQRS कहते हैं।
अब इससे प्रॉब्लम क्या है, एक स्टैटिक होता है, दूसरा डायनामिक होता है। स्टैटिक और डायनामिक, स्टैटिक मोस्टली पेपर में आपका पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ पेपर्स स्टैटिक के होते हैं कि पहला और छठा ऑप्शन फिक्स करके तो बीच में PQRS कर देता है। अब कुछ लोग इसकी हिंदी निकालते हैं, कुछ कहते हैं कि ये हिंदी पे निकालो, लॉजिक पे निकालो, इसको समझो, इसको सेट करो, एक के साथ दूसरा जोड़ो। क्यों इतना पंगा लेते हो भाई, इतना टाइम है क्या? एक स्टैटिक में एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना टाइम है, इतना काम करोगे उसके लिए? नहीं, आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन 2 नंबर प्रीलिम्स से मेंस में, तो इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास भाई। तुम्हें सिंपल फॉर्मूला लगाना है भैया, F1L6, ये फॉर्मूला होता है पहला जनवरी का, लोगों को पता ही नहीं है फॉर्मूला। वो हिंदी निकलवाते हैं, सेट करवाते हैं, उठाते हैं, बिठाते हैं, इतने पता लगा एक बिठा दूसरा भाग जाता है, पता लगा सब सेट कर लिया लेकिन बाद में मीनिंग ही नहीं निकल रही है, लॉजिक ही नहीं निकल रहा। ये कहानी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ साइंटिफिक तरीके से, कुछ भी ऐसा नहीं जो रटने रटाने वाला काम, वो नहीं करते हैं। और फिर लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बड़ा पैसेज आ गया तो आपका, छोटा पैसेज आ गया तो आपका, तो भैया पढ़ो। क्यों पढ़ोगे भाई? पैसेज को तो पढ़ा नहीं जाता ना, बिल्कुल सही सुन रहे हो, पैसेज को नहीं पढ़ा जाता। जब तक तुम पैसेज पढ़ने जाओगे ना, तुम्हारा बहुत नुकसान हो चुका होगा। पैसेज नहीं पढ़ता है। करते क्या है देखो, सोशलिस्टिक, डोमेस्टिक, इकोनॉमिकल, साइंटिफिक, करंट अफेयर्स या करंट इश्यूज, ठीक है, ये पॉलिटिकल, इनके ऊपर ही पैसेज का मोड होता है। जो पेपर देने जाते हो उस पेपर में उस तरीके का पैसेज पूछा जाता है। तरीका ये होता है कि पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है भाई। पैसेज का मोड या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तो आपको, ये और पैसेज का रिलेशन किस फॉर्म से है, इसके लिए ऊपर की 2-3 लाइनें पढ़ लीजिए और ये आपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव मोड का आपका पैसेज है और ये सोशलिस्टिक या साइंटिफिक या करंट टर्म से जुड़ा हुआ है। देन आपने केवल उसका वो गेस जो है पकड़ लिया, केवल वो आपने उसकी समरी पकड़ दिमाग में अपने सेट कर ली। यू नीड नॉट टू रीड इधर पैसेज और द क्वेश्चंस, यू हैव टू गो डायरेक्ट ऑन क्वेश्चन एंड देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। और हम आपको सारे टर्म, सारे मोड के पैसेज, सारे फॉर्म के पैसेज करके उसका सिस्टम भी दिखाएंगे। ये देखो बेटा, आप जिस चीज को अब तक याद कर रहे थे, जिस चीज को अब तक पढ़ रहे थे, वो तो बिना पढ़े सॉल्व हो रहा है ना। 5 क्वेश्चन आए, बड़ा सा पैसेज आया, आपका 10 मिनट लग गया उसके अंदर। अरे यार, वो 5 क्वेश्चन तुम्हारे 2 से 2.5 मिनट के अंदर भी सॉल्व हो जाते हैं। सिस्टम सही होना चाहिए ना, रॉन्ग नहीं, कुछ राइट होना चाहिए। तो ये दूसरा मोड था आपका कॉम्पोजिशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा तिलिस्म, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोकैबुलरी, इस पे चर्चा करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, देखिए ध्यान से। स्कूलिंग में बड़ी मजेदार चीजें आपको देखने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तुमको ट्रिक से सिखाएंगे, कुछ कहते हैं कि हम कहानी सिखाएंगे, और आजकल एक नया सिस्टम लोगों ने ले लिया, कुछ कहते हैं रूट वर्ड से सिखाएंगे। बिल्कुल सही, रूट वर्ड से सीखना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सिखाना चाहिए, क्या उस तरीके से सिखाया जा रहा है? रूट वर्ड से सिखाया क्या जा रहा है? रूट वर्ड से आपको सिखाया जा रहा है कि देखो, आज तुमको एक वर्ड हम लेके चलते हैं, थर्मो, इसका मतलब होता है हीट। तो ये लोग कुछ थर्मामीटर हो गया, थर्मोपैटिक हो गया, एंटीथर्मिक हो गया, थर्मोफोबिक हो गया, ये 10, 15, 20 वर्ड इससे तुम याद कर लो। क्या बेवकूफी है। आज तुमको एक वर्ड बताएंगे साइड, इसका मतलब मारना होता है। आज तुमको एक वर्ड बताएंगे एम या एमर, इसका मतलब फ्रेंड, लव होता है या फ्रेंड होता है। इस तरीके से बताते हैं कि आज तुमको वर्ड बताएंगे गाइन, इसका वर्ड मतलब लेडी होता है। आज वर्ड बताएंगे गैमी, इसका मतलब आपको जो है वो मैरिज से लिया जाता है। आज वर्ड बताएंगे एमबी, इसका मतलब 2 से लिया जाता है। भैया ये जो कहानी है ना, ये ठीक है, लेकिन आपने इसमें सिक्के का एक ही पहलू दिखाया है।
हम देख रहे हैं आजकल यूट्यूब वगैरह पे टीचरों की बाढ़ आई हुई है, कोई कुछ भी पढ़ाते रहा और दावा कर रहा है कि शेक्सपियर के बाद अगर किसी का अवतार हुआ है तो मेरा हुआ है इंग्लिश में। हम ये दावा नहीं करते, हम बिल्कुल तुच्छ मनुष्य हैं। हम कहते हैं कि हमारे दावा करने से आपका क्या बन बिगड़ जाएगा। आप पहला एक काम करो कि आप सबसे पहले खुद एनालाइज करो कि आप जब से हमारे साथ जुड़े हैं या जिन जिन चीजों को आपने हमारे साथ पढ़ा है क्या उसमें आपका इंप्रूवमेंट हुआ। तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे झूठ नहीं बोलेगी। दुनिया में तुमको सब धोखा दे देंगे लेकिन तुम्हारी खुद की अंतरात्मा तुमको धोखा नहीं देगी। तो खुद अपने कॉन्सेंस से पूछो ना कि क्या तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है। अगर ऐसा कर पाए तो तुम सफल हो। ठीक है, हम ऐसी कोई कहानी नहीं कहते, हम पहले बताते हैं हम ऐसी कोई कहानी नहीं कहते। होता क्या होता यह है कि हम लोग ये पढ़ा देते हैं, पढ़ लेता है बच्चा, पढ़ लेता है, बड़ा मजा आ जाता है, लगता है कि वाह आप तो खैर स्वर्ग यहां से बाहर निकलेंगे और पहली सैलरी हाथ में, बस तुरंत निकलती पहली सैलरी हाथ में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम आती है कि जब क्वेश्चन देता है, एक क्वेश्चन दे दिया हमने, सपोज हमने एक क्वेश्चन दिया रेडोलोकेटिव। अब ये रेडोलोकेटिव शब्द कहते हैं इसकी मीनिंग निकालो। ठीक है, तो हॉरेबल, वाइट, डल, पिंक। अब कभी कभी क्या होता है ना कि आपको इस वर्ड की मीनिंग नहीं पता, इन चारों की पता होती है तो भी फंस गए तुम। कभी कभी क्या होता है कि इन चारों की नहीं पता, इसकी पता होती तो भी फंस गए। और कभी कभी तो इसकी भी पता नहीं होती, इसकी भी पता नहीं होती तो फंस गए। अब क्या करोगे भाई, ऐसे वर्ड आते तुमने सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो क्या करोगे? अब ये पढ़ा तो हमने दिया, ये पढ़ा तो दिया, लेकिन उसको अगर हम इसमें ना यूज कर पाए तो फिर ये बेकार है ना हमारा पढ़ाना। फिर तो अब इस वर्ड की मीनिंग कैसे निकालेंगे? तो हमको सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि जो इसमें अफेक्ट्स है वो क्या है, ग्रामेटिकल मोड क्या है। क्योंकि देखो वोकैबुलरी केवल 4 ही तरीके से आती है, नाउन, एडजेक्टिव का एक ग्रुप, वर्ब और एडवर्ब का एक ग्रुप, बस 4 ही वोकैबुलरी। 5वें कोई वोकैब नहीं, 5वां कोई वोकैब खा ही नहीं सकता, आपसे पूछ ही नहीं सकता। तो हम लोग जो पढ़ते ये मोड होता है कि भैया देखो रेडोलोकेटिव, सबसे पहला काम कीजिए कि IVEIV होता है तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट केस का नाउन और एडजेक्टिव तो ये बनाता है। अब देखो वर्ड के लास्ट में IVLE है, ये एडजेक्टिव है, ULL ये एडजेक्टिव है, IT लगा दिया ये नाउन एडजेक्टिव है, INK लगा दिया ये नाउन एडजेक्टिव है। मीनिंग हमको नहीं पता, छोड़ दो मीनिंग। तो चारों ही नाउन एडजेक्टिव के केस के हैं। फिर आ जाइए ल्यूका, LUC ल्यूका, इस वर्ड का मतलब व्हाइट होता है तो व्हाइट से ले लेंगे। तो हॉरिबल भी आपका व्हाइट होता है, यहां तक तो व्हाइट निकल रहा है, व्हाइट भी सब कुछ। लेकिन रेडो शब्द का मतलब रेड होता है। अब रेडोलोकेटिव होता क्या ना, संधि विच्छेद पूरा का पूरा जोड़ दो, रेड और व्हाइट मिलाओगे तो एक कौन सा शेड आएगा? पिंक आएगा। तो इसमें ये नहीं है कि ये कुछ पढ़ लो याद कर लो। देखो इसमें जो सेशन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड। तो ये जो तीनों है वैसा, ये आपके रूट के ऊपर सॉल्व होंगे। रूट की नॉलेज है तो ये सॉल्व हो जाएंगे। और वो कोरिलेटिव मेथड, जब तक वो नहीं पता होगा कोई मतलब नहीं है रूट पढ़ने का भी। स्पेलिंग टेस्ट, तो रूट के साथ साथ इस पे फोनिक्स जोड़ना पड़ता है। जब तक ये नहीं जुड़ेगा आपसे स्पेलिंग तुम याद करके करके फंस जाओगे, तुम स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाओगे। तुम आई और ई में कंफ्यूज हो, ओ और यू में कंफ्यूज हो, अल्फाबेट डबल होगा सिंगल होगा, तुम इसमें कंफ्यूज, तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे कितना भी याद कर लो। वाई और आई में कंफ्यूज रहोगे हमेशा। लेकिन अगर फोनिक्स को रूट के साथ कनेक्ट कर दिया तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। होमोफोन
होमोनिम्स। ये आपका फोनिक्स पे है और ईडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब्स। कुछ कहते हैं ईडियम फ्रेज तो एक ही है, अरे छोड़ो महाराज। ईडियम मुहावरा, फ्रेज वाक्यांश, प्रोवर्ब दंत कथाएं, दंतोक्ति, कहावतें, तीनों अलग अलग हैं। तीनों का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने पढ़ाने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। तीनों एक नहीं है मेरे भाई। ये सॉल्व हो जाएगा ग्रामर पे। और आपको ये लगेगा 2 दिन के अंदर ही लगेगा कि अब मुझसे ईडियम फ्रेज सॉल्व हो रहा है, चाहे आपने वो पढ़ा हो ना पढ़ा हो, देखा हो ना देखा हो, कोई इशू नहीं। तो ये कंप्लीट सिलेबस है। डिस्क्रिप्टिव में आपका प्रेसाइज राइटिंग आपकी होती है, ऐसे है, आर्टिकल है, लेकिन उसका एक अपना सिस्टम है पढ़ने पढ़ाने का। ये नहीं कि आप सोचो लिखो लिखो सोचो, नहीं। एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मूला है, वो अप्लाई करता है, वहां फॉर्मूला अप्लाई करता है। कुछ कहेंगे वो तो क्रिएटिविटी के ऊपर होता है, तो भैया क्रिएटिविटी को भी तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी सोच लोगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका। इस सिलेबस में इतना पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं नहीं पढ़ना है, किसी से नहीं पढ़ना है, ये गारंटी है। तो बेटा आपको जो बताया जाएगा, अगर आपने अपने आप से ईमानदारी रखी तो तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। तो परेशान नहीं होना है, दिक्कत नहीं करना है, केवल एक काम करना है कि ईमानदारी रखनी है, और वो भी अपने आप से। क्योंकि देखो दुनिया में किसी से आप झूठ बोलो, बेईमानी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप खुद के प्रति बेईमान हो गए, जिस दिन आप खुद से झूठ बोलने लगे, उस दिन आप परेशान जाओगे। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा दोस्त भी बैठा है और तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा दुश्मन भी बैठा है। आप ये डिसाइड करो कि आप किसके फेवर में हो। यू आर द सोल मेकर ऑफ योर डेस्टिनी।